हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 सोशल साइंस का। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से पहले तो वो देख लेते हैं। तो थीम ए जो रहेगा आपकी बुक में, उसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। लैंड ऑफ पीपल जो लोग हैं उनके बारे में, ठीक है। लैंड फॉर्म्स हो गए, लाइफ हो गए, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे। और अर्थ में कई सारी जगह के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि ओशन की बात करें तो 71% जो है हमारी पृथ्वी में ओशन से पानी से भरी हुई है ना? और 29% जो है ज़मीन है, ओके? फिर सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, तो कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है? थीम बी में जो है टिपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, तो इसमें हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। टाइमलाइन्स और सोर्सेज़ क्या होते हैं हिस्ट्री के, हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चल रहा है ना? कई सारी चीज़ें मिलती हैं पुरानी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कई सारे घड़े मिले, ठीक है? उनके खिलौने मिले बच्चों के, और ज़माने की चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी। उनके औज़ार मिले, है ना? किस तरीके से वो लोग रहा करते थे, वो सब ना एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हो गई, तो उन सब चीज़ें इंस्क्रिप्शंस को देखा जाता है। फिर से हम ना उसके बाद में इंडिया और भारत के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है? हमारा इंडिया जो है पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, और कई सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है? इंडिया जो है उसका नाम पहले क्या था, ठीक है? भारत वगैरह चीज़ें और ट्राइब्स, है ना? तो कई सारी हिस्ट्री की चीज़ें जानेंगे। बिगिनिंग्स ऑफ द सिविलाइजेशन, किस तरीके से सभ्यता शुरू हुई, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली जो है सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छे से वो लोग समझदार लोग थे, एकदम प्लान्ड एरिया था उनका, ठीक है? इंडस रिवर के पास में जो रहा करते थे वो लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसमें भी कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके, जो थीम सी है उसमें हम जानेंगे इंडिया के कल्चरल रूट्स। इंडिया की जो हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है ना, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर जो है एनरिच हुआ है, ठीक है? कल्चर इंटरमिक्सिंग भी हुई है, ओके? बाहर से लोग भी आए हैं, हमारे यहाँ सेटल हुए हैं, ठीक है? और फिर उनके पूर्वज और ज़माने की चीज़ें मिक्स होके एक बहुत ही अच्छा कल्चर बना है हमारा, है ना? एनरिच हुई हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में भी जानेंगे। हमारा देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है? तो डिफरेंट तरीके के रिलीजन होते हैं, कल्चर होते हैं, प्रैक्टिसेज़ होती है, फेथ होते हैं, बिलीफ होते हैं, है ना? कस्टम्स होते हैं। तो कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है? फिर उसके बाद में जो है यहाँ देखो, यहाँ हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में हम जानेंगे। लोकल गवर्नमेंट जो होती है अर्बन एरियाज़ में, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? रूरल एरियाज़ में जो पंचायत होती है ना? तो उनके बारे में जानेंगे, लोकल जो गवर्नमेंट होती है। ओके, तो संवैधानिक स्टेटस मिला हुआ है इसको पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज़ को। और जो है फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में, गवर्नेंस किस तरीके से होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, थीम ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है? अब एक इंसान रह रहा है तो वो काम करेगा, कमाएगा, है ना? तभी तो अपनी फैमिली वगैरह सबकी जो है देखभाल करेगा, है ना? लाइवलीहुड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे, और वैल्यू ऑफ वर्क। ओके, तो आपको जो है इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी हिस्ट्री इसमें। ओके, तो यहाँ देखो आपका थोड़ा-थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो पिक्चर दी हुई है तो इससे आप क्या नोटिस कर रहे हो? ठीक है, तो ये जो पिक्चर है अच्छे से देख लो, इसमें क्या-क्या नोटिस कर रहे हो कि पानी कहाँ से आया लेक में, है ना? पानी रिवर से भी आ सकता है, ओके, ग्लेशियर से भी आ सकता है ना? तो कई सारी जो सोर्सेज़ हो सकते हैं लेक के। रोड किसने बनाई, है ना? और क्यों बनाई? तो गवर्नमेंट बनाती है रोड, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोड्स बनाने की। और क्यों होती है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि हम सब लोग जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, है ना? जो नुमाइंदे जो लोग बैठे होते हैं गवर्नमेंट में, वो लोग ये काम करते हैं फिर, है ना? तो एक्टिविटीज़ कैसी-कैसी एक्टिविटीज़ लोग यहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, अपना जो छोटा-सा घर दिया हुआ है ऐसा, तो ये छोटे से घर में जो रह रहे हैं, तो ये क्या-क्या फ़िशिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना? और खेती-बाड़ी कर सकते हैं, उगा सकते हैं, चीज़ों को बेच सकते हैं। उनकी हिस्ट्री क्या रही होगी और फ्यूचर क्या है? ओके, फ्यूचर में भई बाढ़ तो नहीं, वैसे रिवर की वज़ह से आती है। तो हाँ, वैसे हो सकती हैं चीज़ें, तो कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको डिस्कस करना था, कर लिया, ओके। हम जो है 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अगर आपको इसको फिगर के बारे में आपको नहीं पता है 21st सेंचुरी क्या होती है, ऐसा क्यों लिखा है, तो इसके बारे में आप बाद में पढ़ लोगे। हर कोई एग्री करता है, सभी लोग मानते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा टाइम है, जो मानवता के लिए। क्योंकि 21st सेंचुरी में ना बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? बायोडायवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये भी आप समझ जाओगे। जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का, है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट हो रही हैं। ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? जो हेल्थ के क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है? पैंडेमिक जैसी सिचुएशन बन रही है, कई सारी नई-नई बीमारियाँ निकल के आ रही हैं। तो इंसानों की करी हुई हरकतें हैं ये सारी, जिनको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ठीक है? तो ये कई सारी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वज़ह से चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। ओके, तो हम जो है एक तरफ तो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है टेक्नोलॉजी में, है ना? टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस देखने को मिल रहे हैं लोग, है ना? हमारे देश में तो फिर भी टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँगे तो वो तो हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है? रोबोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? जिसकी वज़ह से हमारी ज़िंदगी, रहन-सहन हर चीज़ बदलता जा रहा है। लोग जो है फ़ोन पकड़ के बैठे रहते हैं, पहले जो है फ्री हुआ करते थे तो किताबें पढ़ा करते थे, आउटडोर गेम्स खेला करते थे, नए-नए जो अपने इंटरेस्ट डेवलप किया करते थे, अब लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है? फ़ोन पकड़ के बैठे रहते हैं। मतलब कोई रीज़न होता ही नहीं है, फिर भी फ़ोन पकड़ के चला रहे हैं और उसका एल्गोरिथम ऐसा होता है कि लोग उस पे एडिक्टेड हो जाते हैं उसके, ठीक है? तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें तो वर्ल्ड में विटनेस हो रही है कई सारी वॉर्स, है ना? कई सारी लड़ाई-झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान तो हमारे देश पे टेररिस्ट अटैक करता रहता है, ओके? बार-बार टेररिस्ट भेजता रहता है। इंटरनली देखें तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म देखने को मिलता है, जो हमारे देश के लोग जो हैं गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, ये देखने को मिलता है। 2 कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ जाती हैं, जैसे मणिपुर में हालात देखने को मिले, है ना? कि 2 कम्युनिटी थी रिज़र्वेशन के मुद्दे की वजह से और आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनका, ओके। तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पे वॉर की बात करें, लड़ाई-झगड़ा कहाँ हो रहा है, देखो इज़राइल और पैलेस्टीन का हुआ, ठीक है? इज़राइल और ईरान का हुआ, इसमें जो है अब यूएसए भी आ गया ईरान के अगेंस्ट, है ना? तो ये लड़ाई-झगड़े यूक्रेन और रशिया का देखने को मिल रहा है ना? तो कई सारे लड़ाई-झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। सोशल टेंशन भी बढ़ती जा रही है, लोग जो है अपनी आइडेंटिटी, अपने जो है रिलिजन के प्रति और अपने बिलीफ के प्रति बहुत ज़्यादा जो है फ़ोकस कर रहे हैं उस चीज़ पे, ओके? और सोशली जो है टेंशन भी बढ़ती जा रही है सोसाइटी में। हमारा जो प्लैनेट है उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हमने आपको बताया ना, इंसानों की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वज़ह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि बहुत सारा जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है? सॉरी फॉसिल फ्यूल्स और कोल वग़ैरह इन सब चीज़ को यूज़ करते हैं जिसकी वज़ह से जो है CO2 का एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज़ कहते हैं, CO2 हो गया, CH4 हो गया, मीथेन, ठीक है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, हर जगह देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखने को मिलती है, ओके? जानवर प्लास्टिक खा रहे हैं, फूड चेन में एंटर कर रही है प्लास्टिक जिसके थ्रू जो है इंसानों में एंटर कर रही है प्लास्टिक, है ना? तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ओके? हम जो है ऐसे एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, है ना? तो लोग सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भई किस तरीके से जो है हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, ह्यूमैनिटी मतलब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, है ना? तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो किस तरीके से सोसाइटीज़ जो हैं शांति के साथ रहना सीख सकती हैं और हार्मनी के साथ में रह सकती हैं, है ना? बिना लड़ाई-झगड़े के रहें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये देखो शांति में कैसे रह सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कुछ ना कुछ लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं, ओके? हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये जो हमारी ब्यूटीफुल अर्थ है, जिसको कबाड़ा करके रख दिया है लोगों ने, पॉल्यूशन फैला दिया है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो गई है हर जगह, ठीक है? और नेचुरल रिसोर्सेज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पानी को में पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर, हवा जो है वो पॉल्यूट कर रहे हैं, हर चीज़ बर्बाद करके रख दी है। तो किस तरीके से हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो? फिर क्या कहते हैं कि मार्स में जाकर के हम हैबिटाट घर वगैरह ढूँढेंगे, ठीक है? बनाएँगे मतलब और मून में जाएँगे। जो पृथ्वी है उसको तो रहने लायक छोड़ नहीं रहे, है ना? उसको तो सुधार लो पहले। तो अर्थ जिसमें हम सबकी अर्थ है, ठीक है? तो इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ़ अपने लिए नहीं, जबकि सारी की सारी स्पीशीज़ के लिए, ओके? फिर अर्थ जो है सिर्फ़ हमारा घर नहीं है, इसमें कई सारी स्पीशीज़ एक्ज़िस्ट करती हैं, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना? जैसे कि जानवर भी हो जाते हैं, छोटे-छोटे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं, छोटे-छोटे जो होते हैं, जीव-जंतु होते हैं, वो उनकी भी तो ये घर है, ये पृथ्वी है ना? बड़े-बड़े जानवर भी हो जाते हैं, ठीक है? ओशन में भी देखें तो इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, मैराइन क्रिएचर्स रहते हैं, तो इनकी भी तो अर्थ है ना, तो इनको भी तो रहने की प्रॉपर जगह चाहिए। इंसान समझता है कि सिर्फ मेरी है पृथ्वी, है ना, उसको बर्बाद किए पड़ रहा है और हर चीज़ जो है इंसान अपनी अपने नज़रिए, अपने अपने वेलफेयर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, ठीक है?
तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना, ये सिंपल तो है, दिखते आपको हाँ ठीक है पढ़ लिया हमने ये क्वेश्चन है, ये चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पर इसके आंसर्स जो है ना नहीं है, ठीक है? बहुत ही डिफिकल्ट है। इनके आंसर सिंपल नहीं है। ह्यूमन सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्स है एंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? पता नहीं क्या ही है जो इंसान जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेकर के। अगर हमको इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूँढने हैं, तो हमको अगर हमको बेटर फ्यूचर बनाना है, ठीक है? जो हमारी आगे वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए एक अच्छी पृथ्वी छोड़ के जानी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वर्ल्ड को समझना होगा, ओके? ह्यूमन सोसाइटीज़ को हमें समझना होगा और सोशल साइंस इसी को कहते हैं, ओके? तो सोशल साइंस क्या है? ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझना, वर्ल्ड को समझना, ठीक है? फिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल पाएँगे, ओके? तो आप ना सोच रहे होंगे कि जो साइंस है ना, तो साइंस में तो भाई एक्सपेरिमेंट होता है, साइंस जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पर साइंस इतना ही नहीं है काफ़ी, है ना? साइंस को सब लोग इसी से रिलेट करते हैं ना, प्रूफ एंड वेरिफिकेशन, ठीक है? जिसमें साइंटिफिक एग्जांपल्स मतलब हर चीज़ जो है साइंटिफिकली प्रूवन होती है ना? हर चीज़ का रीज़न होता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें साइंस में सिर्फ ये इंक्लूड नहीं है। इस डिसिप्लिन में जो से साइंटिफिक मेथड यूज़ मतलब साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ करते हैं जहाँ-जहाँ पॉसिबल होता है। जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। बट अगर ह्यूमन सोसाइटीज़ में अगर हम फ़ोकस करें अगेन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और इसमें कुछ प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है और फिक्स्ड रिज़ल्ट जो होते हैं साइंस के मतलब कि साइंस में बहुत ज़्यादा जो है फिक्स्ड रिज़ल्ट आते हैं, ओके? एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रूवन होती हैं हर चीज़ें। पर ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जिसमें ये सब हो सके, तो पॉसिबिलिटी होती है जितना हो पाता है, ठीक है? तो सोशल साइंस में कई सारे सब डिसिप्लिन आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ठीक है? सोशल साइंस जो हो गया, हेड हो गया, ठीक है? इसके अंदर ज्योग्राफी भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, ठीक है? इसमें गवर्नेंस, पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम जो है अपने अर्थ के बारे में जानते हैं, ओके? हिस्ट्री तो पता ही है आपको, इतिहास के बारे में जानते हैं, हाई स्टोरी, है ना? देखो हिस्ट्री को हाई स्टोरी भी कह सकते हो, है ना? हम स्टोरी देखते हैं, स्टोरी को हाई करते हैं। इकोनॉमिक्स देखते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स होता है हम किस तरीके से जो स्कार्स रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है अर्थ में, तो उसको हम किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना? किस तरीके से जो है हम अपना जो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों का, तो इकोनॉमिक्स इसमें आ जाता है। सोशियोलॉजी सोसाइटी वगैरह के बारे में जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजी इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? आर्कियोलॉजी में जो है जो चीजें मिलती है ना पुरानी जो जो भी जैसे कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, सामान मिलता है, तो पुराने लोग जो एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वो लोग कैसे रहा करते थे। साइकोलॉजी, तो इसमें लोगों के बिहेवियर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? किस तरीके से जो लोग बिहेव करते हैं माइंड वगैरह उनका, ओके? तो इससे और भी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है? तो आपको जो है डरना नहीं है, इतने सारे टर्म देख लिए तो अरे बाप रे! इतने सारे जो सब्जेक्ट हुआ करते हैं, ये सारी चीज़ें। आप जो है अभी स्टडी करोगे कुछ डिसिप्लिन्स बस, है ना? सेकेंडरी स्टेज में जो है फिर बाद में और पढ़ोगे, तभी आप बड़े हो जाओगे, है ना? और क्लासेस में जाओगे, ओके? तो हम 5 जो हमारे ब्रॉड थीम्स हैं इस बुक में जो पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले वही तो देखा था इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में हम जानेंगे, लैंड एंड द पीपल, ओके? तो फर्स्ट थीम जो है इसमें बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, तो ज्योग्राफिकल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे हम। ओके, मेन फीचर जो हमारे प्लैनेट के फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें, मैप में हम चीज़ों को समझेंगे मैप के थ्रू, ओके? और इम्पोर्टेंट जो है इसको समझना, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है समझना? जैसे कि देखो ना मैप वगैरह आपको अपने फ़ोन में सब कुछ मिल जाता है। आप जो है सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिल रही हैं, है ना? तो इससे ज़्यादा है मैप में ना कई सारी चीज़ें इससे भी ज़्यादा होती हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स कई सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, रिवर्स का भी अलग से मैप बनाया जाता है कि ये रिवर्स देश में एक्ज़िस्ट करती हैं, वर्ल्ड में ये रिवर्स होती हैं। माउंटेन्स का भी बनाया जाता है। ओके, तो जिससे एंटायर सिविलाइज़ेशन शेप हुई है हमारी हिस्ट्रीज़। पहले के लोग जो हैं रिवर के पास में रहा करते थे, ओके? क्योंकि रिवर जो है बहुत ज़रूरी है, पानी जो है ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर एक्टिविटी के लिए लगता था, ओके? इवन नेशनल जो है मतलब कि ये जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की तरह भी रहा करता था। एक तरफ दूसरा किंगडम, इधर पे दूसरा किंगडम हुआ करता था, ठीक है? यहाँ पर दूसरे राजा-महाराजा रूल कर रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्री भी एक्ट करती थी रिवर, पॉलिटिकल बाउंड्री की तरह। माउंटेन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, माउंटेन्स के जो पहाड़ी इलाके में भी लोग रहा करते थे। तो हमारी जो सिविलाइज़ेशन जो है यहाँ पर फ़ॉर्म हुई है। ओके, इंडिया के केस में हम देखें तो नेचुरल सेटिंग देखने को मिली है, कंट्रीब्यूट किया है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, यूनिक आइडेंटिटी देखने को मिली है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर जिसको सिंधु रिवर भी कहते हैं, ओके। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, है ना? इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी।
वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। अब ऐसा तो नहीं है ना रिवर जो है बोलेगी कि इसी देश में हमको फ्लो होना है, दूसरे देश नहीं जाना है। वो तो भई नेचुरली फ्लो होती है रिवर, है ना? तो जो है चाइना जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर हमारे देश में एंटर करती है जो इंडस रिवर, तो इसमें कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं। जब एक छोटी नदी जो है बड़ी नदी से जाकर के मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जब इस बड़ी नदी से छोटी-सी एक नदी मतलब कि इस बड़ी नदी से एक रिवर निकलती है तो उसको डिस्ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ओके? और एक दूसरी जगह से निकलती हुई रिवर जो है, इसमें आकर के मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ओके? तो इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं, ओके? तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। थीम बी जो है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, इसमें भी कई सारी चीज़ें हम जानेंगे। टेपेस्ट्री का मतलब होता है कि एक पीस होता है कैनवास लाइक जिसमें क्लॉथ के थ्रू जो है मतलब डिज़ाइन वगैरह उसमें बनाए जाते हैं, पिक्चर वगैरह, ओके? और उसको दीवार में टाँगा जाता है। समटाइम्स हिस्टोरिकल नैरेटिव से दिखाता है ये, ठीक है? किस तरीके की लोगों की उस टाइम पर धारणा थी। जैसे कि ना अंग्रेज़ ऐसा नैरेटिव सेट किया करते थे कि भारत के लोग तो बेवकूफ़ हैं, ओके? इनको कुछ नहीं आता है, हमारे कंधों की बोझ है, ठीक है? इनको हम सिविलाइज़ेशन कर मतलब इनको जो है सभ्यता, सभ्य समाज में रहना सिखाएँगे हम लोग, ठीक है? ये लोग इनसे कुछ भी नहीं बनता है। तो ब्रिटिशर्स ऐसा जो है नैरेटिव सेट किया करते थे कि भारत के लोगों को कुछ नहीं आता है। जब इनको पता ही नहीं था ओके हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, जब धीरे-धीरे जो पन्ने खुलने शुरू हुए, हमारे देश में जो है एक्सकवेशन शुरू हुए, ठीक है? हिस्ट्री की चीज़ें पता चली कि हमारे देश के महान जो ऋषि हुआ करते थे, ठीक है? और हमारे देश में जो है पहले से ही भई सारी की सारी जो है ग्रहों के बारे में, ज़माने की चीज़ें पता थी उन लोगों को। धीरे-धीरे जो है क कई सारी चीज़ें पता लगी, तो हमको पता लगा इंडिया तो बहुत महान है, ठीक है? हमारा भारत बहुत महान है, ठीक है? ये अंग्रेज़ तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। पर इन लोगों ने जो है माइंड में लोगों के भर के रखा था, ठीक है? कि हम सुपीरियर हैं। आज के टाइम पर भी गोरे लोगों को सुपीरियर माना जाता है। ओके मतलब कि एक माइंडसेट बना हुआ है क्योंकि ना इन लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया है। ओके इसलिए लोगों के दिमाग में ये चीज़ें भर गई है, गंदगी भर गई है, ठीक है? कि जो इंग्लिश बोलता है वो ही बस सबसे अच्छा होता है ना? वर्ल्ड की नीड है कि हमको अगर पूरी दुनिया से कनेक्ट होना है, तो ठीक है भाई इंग्लिश आना ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले ही सब अच्छे होते हैं। ओके ऐसा नहीं होता है। मतलब कि दूसरी लैंग्वेजेज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। आज के टाइम पर जो ट्रांसलेशन वगैरह होने लगा है, तो उतना जो है इतना डोमिनेंस है नहीं इंग्लिश का, ठीक है? पर फिर भी जो है वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होना, हमारे जो डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट्स में अलग-अलग लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं, उनके थ्रू कनेक्ट होना, उनके साथ में कनेक्ट होना, तो इंग्लिश ज़रूरी होती है और एक लैंग्वेज है, हम सीख क्यों नहीं सकते, है ना? जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको कितनी सारी लैंग्वेजेज़ आया करती थी। राजा राममोहन रॉय, उनको तो भई ज़माने भर की लैंग्वेजेज़ आया करती थी उस ज़माने में, सोच रहे हो आप? जिस टाइम पर ना इंटरनेट था, ना कुछ भी था। तो उनको इतनी सारी लैंग्वेजेज़ आया करती थी। जो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी कई सारी लैंग्वेजेज़ सीखा करते थे ताकि ना लोगों से कनेक्ट हो सकें वो। ओके, तो कोई बुरी बात नहीं होती, दिमाग की ट्रेनिंग होती है, हमारा दिमाग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ओके? अगर हम डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं तो। तो टेपेस्ट्री जो है यहाँ से शुरू होगी, हम जो पेंटिंग सीन्स जो है हमारे पास्ट की चीज़ें जानेंगे, ठीक है? बेसिकली इसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के पास्ट से शुरू करेंगे, ओके? तो हम इतना पास्ट की चिंता कर क्यों रहे हैं ना? हमें पास्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हिस्ट्री क्यों पढ़ें भई हम, है ना? तो की अंडरस्टैंडिंग जानने को मिलती है। अगर हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे ना, तो हमको आज की चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे कि कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ओके? जेंडर इनइक्वालिटी भी है। तो इन सब चीज़ों का ना एक आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में ना किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, ओके? किस तरीके से ये कास्ट जो सिस्टम आगे बढ़ के और ज़्यादा घटिया हो गया, है ना? पहले नहीं हुआ करता था ये सारी चीज़ें, बाद में ये सब चीज़ें इंसानों ने ही क्रिएट की, अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगे कुछ लोगों दूसरे लोगों को जो है इन्फीरियर दिखाने लगे। ऐसे ही जेंडर इनइक्वालिटी वो होने लगी, ठीक है? जो भेदभाव होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा लड़का-लड़की के बीच में। तो जो आदमी हुआ करते थे वो अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने लगे। पहले तो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, ठीक है? फूले जो थे ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फुले, उन्होंने कितने सारे स्कूल्स खोले लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनके सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि उनको जो है लोग ना लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया करते थे। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो हमको अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है, ठीक है? और जो हम आग ऐसा भी हो सकता है ना फ्यूचर में हम वो गलती रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि चाणक्य की चीज़ें जो चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, उससे जो है हमें इकोनॉमी, पॉलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। आज भी जो है उनके आइडियाज़ रिलेवेंट हैं, ठीक है? उनके आइडियाज़ को यूज़ करके जो है हम अपनी जो फॉरेन अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, जो दूसरे देशों के साथ में रिलेशंस हैं। तो पास्ट से ना हमें अपनी आइडेंटिटीज़ के बारे में भी पता चलता है और हम कहाँ से आए हैं, कैसे रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। ओके?
तो हिस्ट्री में सब कुछ अच्छा-अच्छा, स्वीट-स्वीट एकदम हैप्पी-हैप्पी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? हैप्पी डेवलपमेंट्स बस नहीं होते हैं। कई सारी कुरीतियाँ भी थी, कई सारी बुरी चीज़ें भी थी, कई सारी अच्छी चीज़ें भी थी हिस्ट्री में, है ना? तो दोनों अच्छी-बुरी चीज़ें हमको पता लगती हैं, किस तरीके से लोग जो हैं गवर्नमेंट हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे ना किंग वगैरह, तो वो लोग गलत भी थे कई जगह पर, ठीक है? और क्यों थे वो गलत, तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं हम, ठीक है? और हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं ताकि ऐसी गलती जो है दोबारा जो है ना हो, इसलिए भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। थीम सी जो है इसमें कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे और नॉलेज ट्रेडिशंस के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है? तो इंडिया का जो रिच एंड एंशिएंट कल्चर जो है हमारे देश का, तो इसके बारे में समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? जैसे बाहर से भी लोग आए, तो उन्होंने जो है हमारे देश में रहने लगे वो, ठीक है? हमारे देश के जो है अडॉप्ट कर लिया उन्होंने सारी चीज़ें और जो है हमारे देश का कल्चर भी सीखे वो और जो है अपनी चीज़ें भी लेकर के आए, तो इंटरमिक्स हो गई चीज़ें, है ना? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडिया के कल्चर के रिच जो एंशिएंट कल्चर है हमारा पुराना जो कल्चर है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, ठीक है? और हम किस तरीके से जो है इंडिया की हिस्ट्री को मैनिफेस्ट जो आज के टाइम पर इश्यूज़ है ना, उसको भी हम डील कर सकते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, है ना? तो कुछ क्वेश्चन्स आते हैं इस थीम में भी, जो हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको और समझ पाओगे कल्चरल फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन हमारे जो सिविलाइजेशन का कल्चर कैसा था, वो सारी चीज़ें। और हम अपनी वैल्यूज़ जो है, हमारे कल्चर जो है, इन सब चीज़ों को एप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ओके? थीम डी में जो है देखो पॉलिटी के बारे में जानेंगे हम, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। सिटीज़न्स जो है हमारे देश में, उनको अपने पॉलिटिकल जो सिस्टम फंक्शंस जो होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सबसे पहले जो होती है नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट होती है और ना यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है? नेशनल लेवल पे। ओके, फिर उसके बाद में जो स्टेट लेवल में हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है? और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो 28 स्टेट में जो है, हर एक स्टेट में उसकी खुद की गवर्नमेंट होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई। 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो यहाँ पर ना सिर्फ़ 2 ही ऊटी ऐसी है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, ओके? और बाकी सारी जगह अगर देखें तो वहाँ पर जो है वैसे तो यूनियन टेरिटरीज़ में डायरेक्टली जो है कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का, ओके? मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का और 28 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर स्टेट की खुद की गवर्नमेंट होती है। फिर लोकल लेवल पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, ओके? पंचायत रूरल एरियाज़ में, म्युनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओके? तो इसमें जो है डिफरेंट लेवल्स पे काम किया जाता है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानोगे बाद में। सिटीज़न्स पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? ओके, वोटिंग सिस्टम वगैरह 18 साल के होते हो वोट देने के अधिकार मिल जाता है। पहले ये एज 21 थी, बाद में इसको चेंज कर दिया गया 18 कर दिया गया, ठीक है? क्या राइट्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर ना धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है ड्यूटीज़ होता है, ओके? तो अपना धर्म को फॉलो करना मतलब अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना, ओके? तो संविधान में ना कई सारी जो है आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हर एक सिटीज़न के पास में होते हैं। और फिर ड्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं जो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो तो कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है? डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारी जो मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग सिस्टम जैसे कि डेमोक्रेसी में जो है एक जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक जो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो मतलब डायरेक्टली ये लोग चुनते हैं मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये खुद ही जो है कानून वगैरह सब काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ओके? हमने जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए, अब हम अपना काम अपना लाइफ में जा सकते हैं वापस और ये लोग जो हैं हमारे लिए कानून बनाने का, हमारे जो है गवर्नेंस का, हमारे देश का ये सब काम करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में एक्सिस्ट करती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यूएसए में एक्सिस्ट करती है। तो किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ जो है इंटरैक्ट करती है ना, हर एक देश जो है एक-दूसरे के साथ में रिलेशंस बना कर के चलते हैं। ओके और कई देशों में नफ़रत भी होती है, ठीक है? और जो है हम स्टडी करेंगे इस थीम में जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के बारे में भी जानेंगे और हम समझेंगे किस तरीके से जो ऑर्गन्स होते हैं ना गवर्नमेंट के उनके फंक्शंस वगैरह और जो है इनकी पॉलिसीज़ वगैरह जो कि हम सबको अफ़ेक्ट करती हैं। पॉलिसीज़ होती है लोकली जो पॉलिसी होती है देश के लिए कि किस तरीके से देश को आगे लेकर के चलना है और इंटरनेशनल लेवल पे भी फॉरेन पॉलिसी होती है कि दूसरे देशों के साथ में हमें कैसे रिलेशंस रखने हैं। थीम ई जो है जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे
तो कोई भी फैमिली हैप्पी नहीं रह सकती, खुश नहीं रह सकती अगर उसको एसेंशियल डेली नीड्स उनकी ना मिले। ठीक है? एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं एक ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, जैसे कि खाना मिलना चाहिए, कपड़े मिलना चाहिए, रहने की जगह हो, ठीक है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, फर्स्ट स्टेज में। सेकंड में देखें लाइवलीहुड मतलब कि तो फर्स्ट स्टेज में ये जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए, सेकंड स्टेज में लाइवलीहुड्स फॉर एडल्ट, ठीक है? काम-काज वगैरह कर सके, एजुकेशन मिल सके, एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ हर एक इंसान के पास में होनी चाहिए। पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हमारे देश में जो है आर्टिकल 21 ए के तहत जो है फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए। सिमिलरली दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, कोई और कंट्री जो है मतलब कि कोई भी देश जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता अगर उसकी इकोनॉमी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है। इकोनॉमी में सब लोग अपना काम-काज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। बट इकोनॉमी काम कैसे करती है? जब एक कंट्री इतनी बड़ी हो, जैसे इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री, तो जो मनी वगैरह होता क्या है ना और ये आती कहाँ से है पैसा वगैरह, ओके। और ये इंक्रीज़ कैसे हो जाता है? और व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जिसमें लोग जो है एंगेज होते हैं और अपने आप को एंगेज करते हैं, किस तरीके का काम-काज किया करते हैं। जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हुआ करता है। प्राइमरी में जो है बेसिक रॉ मटेरियल का काम जैसे कि खेती-बाड़ी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सामान को प्रोड्यूस करना हो गया, ओके। सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया है ना, जैसे कि यहाँ पर जो है गेहूँ उगाया, यहाँ पर जो है गेहूँ का आटा बना के बेच दिया, गेहूँ की ब्रेड बना कर के बेच दी, ठीक है, आटे की ब्रेड बना के बेच दी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान को जो है नए-नए जो जैसे कि यहाँ पर कॉटन उगाया, यहाँ पर कॉटन के कपड़े बना दिए। ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी में जो है सर्विसेज़ आती हैं, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना एक सर्विस होती है। हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करता है डॉक्टर, है ना? आईटी सर्विसेज़ हो गई, ठीक है? और टर्शियरी में जो है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज़ भी होती है, इधर से उधर जो है सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो किस तरीके से जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज़ को मैनेज किया जाता है, इस थीम में जो है हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। तो हमने ना नोटिस किया कि हर एक जो पैराग्राफ में ना कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं पहले, है ना? तो ये जो है इसी को कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में ना आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम राइट आंसर तभी फाइंड कर पाएँगे जब क्वेश्चन पूछेंगे, है ना? तो इसमें ना हम एक्सप्लेन करेंगे जो प्रेजेंस देखने को मिलेगा, बिग क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। स्टार्ट ऑफ द ईच चैप्टर हर एक चैप्टर के सबसे पहले जो है बिग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप जो है गेम ऑफ चेस के बारे में जानोगे, ठीक है? कुछ एंशिएंट तमिल पोएट्री जो है उसमें चैप्टर्स में दी गई हैं, ठीक है? जो कि ना ज्योग्राफी के साथ में डील करती हैं। डिस्कशंस में ना यूज़ किए गए हैं कई सारे जो हैं कल्चरल हेरिटेज वगैरह। मतलब कि यूसेज़ ऑफ साड़ी के बारे में भी बताया गया है कल्चरल हेरिटेज में। चैप्टर में, ठीक है? कल्चर में जो है साड़ी जो है एक देश में जो महिलाओं की पहनती है ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका भी। तो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस दिखाती है, देश की जो है कल्चर दिखाती है। कांसेप्ट ऑफ सेवा, सेवा का कांसेप्ट भी देखते हैं। हमारे देश में कई सारी हमें वैल्यूज़ भी दी जाती है कि लोगों की सेवा करना, भलाई करना, है ना? लोगों के साथ में अच्छा करना। फेस्टिवल्स वगैरह भी देखेंगे हम जो इकोनॉमिक्स के टर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब कोई फेस्टिवल आता है जैसे कि दिवाली आता है तो लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं अपने घर के लिए कई सारे नए-नए सामान खरीदते हैं, जिससे कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है और उनको रोज़गार मिलता है ना, तो कई सारे लोगों की जो है लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती हैं। उसके साथ-साथ जो है इकोनॉमी भी बूस्ट होती है देश की। ओके, तो इन सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो हम जो है डाइवर्स फील्ड से देखेंगे मतलब डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होता है उसको फ़ॉलो करके चलेंगे। जैसे कि अलग-अलग नहीं पढ़ना है हमको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सबको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं ना, कि कल्चर को हमने देखा ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना? ज्योग्राफिकली भी कल्चर जो है बहुत ज़्यादा एनरिच होता है, ठीक है? फिर इकोनॉमिकली भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है ये। ओके, जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो। तो मिक्स करेंगे हम सबको और फिर समझेंगे। ओके, तो सोशल साइंस में ना आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है पास्ट के बारे में हम जानते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमें प्रेज़ेंट के बारे में भी पता चलता है और प्रेज़ेंट का जो है मतलब हम बेटर फ्यूचर के लिए जो है चीज़ें प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इसमें ना एक्सप्लोरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है, समझना होता है और एडवेंचर भी होता है। ओके। तो चैप्टर फर्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। ये इंट्रो वाले वीडियो अलग डाल देंगे हम, ओके ठीक है? प्लेलिस्ट में सेव रहेगा, आप देख सकते हो। तो आपको कैसा लगा लेक्चर आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।